नाउ अब मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया प्राइमरी इनपुट वोल्टेज कितना आया, इनपुट करंट कितना आया दैट इज़ I1, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर कितना आया ये भी मैंने आपको बता दिया। अंडर व्हाट ऑपरेटिंग कंडीशन, अंडर द ऑपरेटिंग कंडीशन व्हेन द लोड कनेक्टेड इज़ रेटेड लोड, दैट मीन्स लोड इज़ डिमांडिंग 150 kVA एंड दैट इज़ द रेटिंग ऑफ दिस मशीन, ठीक है। नाउ अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो हमने निकाला इस क्वेश्चन में। वो जो डाटा है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जो डाटा है वो ये है, ठीक है। सो दिस इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यूज़, ये आपने कैलकुलेट किए हैं। नाउ अब मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ I0 का मैग्नीट्यूड कितना है 1.5845, IC का मैग्नीट्यूड कितना है, IC का मैग्नीट्यूड है आपका 0.2427, ठीक है। एंड आपका I5 का एंगल कितना है, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना है 1.56, ठीक है। नाउ हमें पता है दैट I0 फेज़र इज इक्वल्स टू IC प्लस I5, ठीक है। सो मैं ये देखना चाहता हूँ दैट I5 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ I0, I5 I0 का कितना परसेंट है, I5 I0 का कितना परसेंट है, IC इस टोटल का कितना परसेंट है। सो सबसे पहले I5 देखते हैं, I5 I0 का कितना परसेंट है, दैट मीन्स लाइक दिस। I5 कितना है आपका 1.5845 डिवाइडेड बाय I0 1.56 डिवाइडेड बाय 1.5845। सो ये आपका यहाँ से आएगा लगभग 98%। दैट मीन्स I5 इज़ नियरली 98% ऑफ I0, ठीक है। नाउ अब मैं देखना चाहता हूँ IC इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ I0, दैट मीन्स IC इज़ 0.2427 डिवाइडेड बाय 1.5845 एंड यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 2.48% ऑफ I0। सो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं दैट IC सबसे मिनिमम है, बिकॉज आपने देखा था RC वैल्यू जो था वो X5 से भी काफ़ी बड़ा था। RC बड़ा है इसलिए करंट कम होगा, X5 छोटा है इसलिए करंट ज़्यादा होगा, इसलिए I5 इज़ मच बिगर परसेंटेज ऑफ I0 देन IC। IC कितना है, बस 2.48% है, बट ये I5 कितना परसेंट है 98%, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अब मैं बात करता हूँ रेटिंग्स की फिर से, ठीक है। नाउ एज यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन, सो आपको मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला था दैट माई ट्रांसफार्मर विल डिलीवर 150 kVA एट 240 वोल्ट्स। अगर आप सेकेंडरी को LV साइड रखते हैं, ठीक है, LV साइड को सेकेंडरी साइड रखते हैं, देन आई गारंटी यू दैट यू कैन डिलीवर 150 kVA लोड दैट इज़ रेटेड लोड एट 240 वोल्ट्स। उसके लिए प्राइमरी पे कितना वोल्टेज अप्लाई करना है वो आप सर्किट पैरामीटर से एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। सो यहाँ से आपने क्या निकाला, V1 जो फेज़र आया दैट इज़ V1 इज इक्वल्स टू 2454.68 एंगल 0.691। सो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर ने ये बोला था कि माई ट्रांसफार्मर विल डिलीवर 150 kVA एट 240 वोल्ट्स। उसके लिए प्राइमरी पे आपको इतना वोल्टेज अप्लाई करना होगा, ठीक है। इज़ दिस 2400 जो कि दूसरा रेटिंग है, ये 2400 नहीं है, ठीक है। नाउ अब उसके बाद एक चीज़ जो है वो है, ये क्या है, फुल लोड। फुल लोड इज इक्वल्स टू रेटेड KVA ऑफ मशीन। रेटेड KVA कितना है 150 kVA, ठीक है। नाउ अब ये जो फुल लोड है, ये लोड कितना डिमांड कर रहा है 150 kVA डिमांड कर रहा है,
ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ से नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये जो लोड है ये प्राइमरी के साइड रेफर्ड है, इसलिए मैं अलग से लोड को बता रहा हूँ। ठीक है, रियल सिचुएशन में क्या होगा, लोड सेकेंडरी की साइड है ना, सो मैं सेकेंडरी की साइड से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, रादर देन कि मैं रेफर्ड सर्किट से समझाऊँ। सो ये है प्लस माइनस V2। सो आप V2 को कितना रख रहे हो, V2 को रेटिंग के बराबर रख रहे हो, दैट इज़ 240 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ ये क्या है, रेटेड लोड व्हेन, अब सुनना मेरी बात, ये क्या है, रेटेड LV साइड वोल्टेज। ठीक है, जो आपको टर्मिनल्स पे मिलेगा, उसके लिए प्राइमरी पे कितना अप्लाई करना पड़ा, 2454.68। ठीक है, ये आपने देख लिया। नाउ व्हेन रेटेड लोड इज़ डिलीवर्ड एट रेटेड वोल्टेज, देन जो करंट आता है वो कितना आएगा, वो भी रेटेड करंट होगा। सो रेटेड करंट कभी भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, KVA मेंशन होगा एंड आपको वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज मेंशन होगा। रेटेड करंट यूजिंग रिलेशंस आता है, दैट मीन्स 150 इंटू 1000 वोल्टेज इंटू एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 240 वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एम्पियर्स। सो रेटेड लोड डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेटेड LV साइड करंट। ठीक है, एंड सिंस दिस इज योर सेकेंडरी साइड, LV साइड आपने कौन सा रखा है, सेकेंडरी, दैट मीन्स दिस इज नाउ इन दिस केस, क्योंकि आपने LV साइड को ही सेकेंडरी रखा है, इसलिए इस केस में ये रेटेड सेकेंडरी क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है, नाउ फिर से मैं एक और बात करता हूँ, फिर से मैं लोड लेता हूँ, दैट इज़ योर लोड प्लस माइनस V2 एंड V2 आप टर्मिनल वोल्टेज अभी भी कितना रख रहे हैं, अभी भी आप 240 वोल्ट्स रख रहे हैं। ठीक है, सो टर्मिनल वोल्टेज आपको, लोड को टर्मिनल वोल्टेज चाहिए 240 वोल्ट्स। ठीक है, बट अब ये 150 kVA, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट रेटेड लोड, ये अब फुल लोड नहीं है। ठीक है, मैं फुल लोड, अभी तो ये फुल लोड है, मैं फुल लोड नहीं लेना चाहता हूँ, मैं हाफ लोड लेना चाहता हूँ। सो हाफ लोड मीन्स हाफ ऑफ द फुल लोड, दैट मीन्स ये क्या है, आपका फुल लोड है। सो ये अगर लोड हाफ लोड में बोल रहा हूँ, दैट मीन्स 150 इंटू हाफ, दैट मीन्स 75 kVA का लोड आपने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, सो जब 150 kVA था और रेटेड वोल्टेज थी तो यहाँ रेटेड करंट थी। ठीक है, I रेटेड फ्लो कर रहा था। अब क्योंकि आपने KVA को हाफ कर दिया, लोड हाफ कर दिया, वोल्टेज वही है, सो आप करंट कितनी आएगी, I रेटेड बाई 2 आएगी। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं 7 इस तरह से हाफ इंटू 150 इंटू 1000 वोल्ट एम्पियर डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा 240। सो ये क्या था, रेटेड, और ये इंटू हाफ क्या होगा, I रेटेड बाय 2। सो जब 150 kVA था तो I रेटेड फ्लो करी थी, दैट इज़ 625 एम्पियर्स जो आपका आया था। ठीक है, अब आपने लोड को हाफ कर दिया, सो ये लोड क्योंकि आधा हो गया तो लोड करंट भी कम डिमांड करेगा, और करंट भी कितना डिमांड करेगा, ये आधा डिमांड करेगा। ठीक है, नाउ अब मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, और आधा कर दिया। ठीक है, सो 70, ये कितना हो गया, अब ये 50% था, 50% का आधा कितना हो जाएगा, 25%, दैट इज़ दिस इज़ 25% ऑफ द फुल लोड। ठीक है, सो लोडिंग किस तरह से मेंशन होगा, 25% ऑफ द फुल लोड। नाउ अब जो रेटिंग करंट होगा, रेटेड करंट जो I2 करंट ये लेगा, जो लोड लेगा करंट, दैट इज़ I रेटेड का 25%, दैट इज़ I रेटेड बाय 4 टाइम्स। ठीक है, सो लोड आधा हो गया इसलिए करंट भी आधा लेगा, लोड 1/4 हो गया, सो करंट भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सो ध्यान रखना, लोडिंग मीन्स करंट, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा वो करंट को डिमांड करेगा। लोडिंग मीन्स करंट एंड करंट मीन्स लोडिंग। अगर यहाँ कुछ आपने लोड लगाया है, लोड ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा लेगा, और करंट ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब लोड ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है,
नाउ अब एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज द लोड इज़ दिस प्लस माइनस V2 एंड V2 टर्मिनल वोल्टेज आप अब भी 240, हमेशा 240 रख रहे हो, ठीक है। दिस इज़ योर I2 डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग। सो यहाँ 150 kVA है, देन I2 इज इक्वल्स टू, मैं इसको I2 1 केस का नाम देता हूँ, 150 kVA के करस्पॉन्ड ये करंट आएगी। 150 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 240, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या कर दिया, लोड को आधा कर दिया, दैट इज़ हाफ ऑफ द फुल लोड, ठीक है। सो अब जो I2 करंट आएगी, दैट मीन्स 75 kVA के करस्पॉन्डिंग, वो कितनी होगी, हाफ ऑफ दिस, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन आपने करा था उसमें पावर फैक्टर कितना था, 0.8 लैगिंग PF, दैट मीन्स इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, माइनस कॉस इनवर्स 0.8, ठीक है। सपोज अब क्या है, लोड है 75 kVA, दैट मीन्स हाफ लोड विद 0.8 लैगिंग PF का आपका लोड है, ठीक है। रेटेड लोड नहीं है, हाफ लोड विद 0.8 लैगिंग PF, दैट मीन्स PF एंगल तो सेम है, ठीक है। बस करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, हाफ लोड के हिसाब से आधा हो गया, ठीक है। नाउ I2 3, सपोज ये 75 kVA का भी आधा कर देता हूँ मैं, 75/2 kVA के करस्पॉन्डिंग ये करंट है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ दिस। एंगल कितना होगा, अब भी मैं लोड का पावर फैक्टर चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने कर दिया 10 kVA, ठीक है। 150 kVA एंड 10 kVA में डिफरेंस क्या है, 1/15 टाइम्स। सो ये जो करंट होगा दैट इज़ 1/15 टाइम्स ऑफ दिस रेटेड करंट एंड माइनस कॉस इनवर्स 0.8। ये क्या है, I2 4। नाउ अब मैंने क्या कर दिया, 0 kVA, ठीक है। अब क्या होगा, I2 5, 0 kVA मीन्स 0 करंट एंड 0 करंट एट, सो ये लिखना चाहो तो लिख लो, 0 करंट एट दिस एंगल। सो 0 करंट है इसलिए एंगल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इस तरह को क्या कहेंगे, ये क्या था, रेटेड लोड, ये रेटेड करंट है, ये क्या हो गया, हाफ लोड। सो ये हाफ लोड के करस्पॉन्डिंग हाफ ऑफ द रेटेड करंट आई, ठीक है। ये 1/4, ये क्या लोड हो गया, 1/4 ऑफ द फुल लोड हो गया, दैट मीन्स 1/4 ऑफ द रेटेड करंट आपका आया। फिर उसके बाद 1/15 ऑफ द फुल लोड है, देन 1/15 ऑफ द रेटेड करंट आपका आया। मैं पावर फैक्टर ऑफ द लोड चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, लोड को रिड्यूस करा है एट अ कांस्टेंट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मैंने लोड का सेम रखा एंड मैं रेटिंग को रिड्यूस करता गया, लोड की रेटिंग को। इसको लैंग्वेज फॉर्म में किस तरह से आता है क्वेश्चन में, व्हेन फुल लोड at a specified power factor is reduced to 0. When full load at a specified power factor is reduced to 0, ठीक है। इसको लैंग्वेज फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, कभी क्वेश्चन में आया तो इस तरह से समझना, ठीक है। नाउ एक और चीज़ मैं आप बताऊंगा, और वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस वो AC सर्किट से रिलेटेड है। सो दिस इज़ योर लोड, इसको लोड समझ लो या फिर कुछ है ये समथिंग R एंड X, इसका कुछ रिएक्टेंस है एंड इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इस तरह से आप इसको समझ लो। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V2, एंड इसके थ्रू ये कौन सी करंट है, द करंट दैट इज़ एंटरिंग द प्लस, दैट मीन्स दिस इज़ द करंट टेकन बाय दिस एलिमेंट। सो दिस इज़ करंट टेकन, सो ध्यान रखना, दिस इज़ करंट एब्जॉर्ब्ड और टेकन, इस तरह से करंट टेकन। नाउ अब सबसे पहली बात होती है S, ठीक है। S के ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एपरेंट पावर, ठीक है। एपरेंट पावर क्या होता है, एपरेंट पावर, क्योंकि ये करंट टेकन है इसलिए V2 इंटू I2 का प्रोडक्ट जो होगा ये क्या है,
ऊपर बार नहीं है, दैट मीन्स एपरेंट पावर है। एंड एपरेंट पावर में फेज़ नहीं होता, फेजर्स नहीं लेते, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये V2 का RMS वैल्यू लेना है, यहाँ I2 का RMS वैल्यू लेना है, ठीक है। सो एपरेंट पावर एब्जॉर्ब्ड, बिकॉज दिस इज़ एब्जॉर्ब्ड करंट, इसलिए जो एपरेंट पावर आएगा ये एब्जॉर्ब्ड एपरेंट पावर बाय दिस एलिमेंट होगा, ठीक है। सो S इज इक्वल्स टू V2 इंटू I2 एंड इसका जो होता है वो KVA या फिर इन जनरल वोल्ट एम्पियर्स में होता है, ठीक है, इसका यूनिट। फिर उसके बाद अब आता है S बार, दैट मीन्स दिस इज S बार जो होता है वो कॉम्प्लेक्स पावर होता है। कॉम्प्लेक्स पावर जो है उसमें फेजर्स लिए जाते हैं, दैट मीन्स क्योंकि आप इस लोड की बात कर रहे हो, सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है एंड इसके थ्रू जाने वाला जो करंट है वो ही लेना होगा, दैट मीन्स V2 एंड I2 फेज़र आपको लेना होगा। बट V इंटू I कॉन्जुगेट लिया जाता है, बिकॉज जब आप V इंटू I का कॉन्जुगेट करोगे तभी V2 एंड I2 का डिफरेंस आएगा, फेज एंगल डिफरेंस, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा I2 कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, ठीक है। सो V इंटू I कॉन्जुगेट एंड बिकॉज दिस इज करंट टेकन, दैट्स वाई दिस इज कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे V2 फेज़र एंड I2 फेज़र जब आप लिख दोगे, देन आपको मिलेगा V2 इंटू I2 इंटू कॉस फाई प्लस J V2 I2 साइन फाई, ठीक है। ये आपको मिलेगा वेयर फाई इज़ द पावर फैक्टर एंगल और इम्पीडेंस एंगल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सो इन जनरल ये जो कॉस फाई होता है ये क्या होता है, ये पावर फैक्टर होता है, इसका पावर फैक्टर ऑफ द लोड। नाउ अब इसको क्या बोलते हैं, ये होता है P प्लस JQ। सपोज़ आपने एक V2 फेज़र लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है, I2 फेज़र का कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई किया एंड रियल प्लस J इमेजिनरी फॉर्म में आपने निकाला। सो जो रियल पार्ट होता है दैट इज़ द रियल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस एलिमेंट एंड Q is the reactive power absorbed by this element. Now अब ये जो Q है, ये जो लोड है, ये तो लोड है ना, ठीक है। सो ये P जो है, क्योंकि ये लोड है, लोड ऑलवेज अगर लोड में कुछ रेजिस्टिव एलिमेंट है देन ये डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा। पावर एब्जॉर्ब्ड इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स इसके अंदर कुछ रेजिस्टिव एलिमेंट है जो कि पावर, रियल पावर को डिमांड कर रहा है। नाउ ये जो Q है ये पॉजिटिव भी आ सकता है एंड नेगेटिव भी आ सकता है। ध्यान रखना Q मीन्स रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। नाउ इन जनरल अगर Q पॉजिटिव होता है देन दैट मीन्स लैगिंग वॉट्स। Q इज़ पॉजिटिव फॉर लैगिंग वॉट्स, ये लिख के रख लेना, ये हमेशा याद रखना है, Q इज़ पॉजिटिव फॉर लैगिंग वॉट्स, ठीक है। नाउ सिंस दिस इज़ Q एब्जॉर्ब्ड, दैट मीन्स अगर Q पॉजिटिव आता है दैट मीन्स ये जो लोड है ये लैगिंग वॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ Q अगर नेगेटिव आया, ठीक है, सपोज़ आपने इन दोनों का कैलकुलेशन किया एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव आया, दैट मीन्स लीडिंग वॉट्स, ठीक है। अब क्योंकि ये एब्जॉर्ब्ड है और नेगेटिव में आंसर आया, दैट मीन्स ये जो लोड है ये लीडिंग वॉट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, लीडिंग वॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कोई चीज़ लैगिंग वॉट्स कब लेगा, जब उसमें इंडक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। कोई चीज़ लीडिंग वॉर कब लेता है, जब उसके अंदर कैपेसिटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ फिर उसके बाद अगर कोई चीज़, अगर ये लोड जो है आपने निकाला Q पॉजिटिव आया, दैट मीन्स जो लोड है वो लैगिंग वॉर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। लैगिंग वॉर्स को एब्जॉर्ब करना इज सेम एज लीडिंग वॉर्स सप्लाई करना, ठीक है। लैगिंग वॉर्स को एब्जॉर्ब करना इज़ सेम एज लीडिंग वॉर्स सप्लाई करना।
सपोज अब दूसरा केस क्या है, Q आपने निकाला, Q आपका आया नेगेटिव, दैट मीन्स लीडिंग वॉर्स एब्जॉर्ब कर रहा है लोड। लीडिंग वॉर्स एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स सप्लाई क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। फिर अब उसके बाद बाकी सब कुछ क्लियर होता जाएगा आपको। अब एक चीज़ ये है, P यानी कि रियल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड इज इक्वल्स टू V2 RMS इंटू I2 RMS इंटू कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज व्हाट, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V2 एंड I2। ठीक है, ये ध्यान रखना। Q इज इक्वल्स टू V2 इंटू I2 इंटू साइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन V2 एंड I2। अब क्योंकि ये जो I2 है, ये करंट कौन सी है, टेकन, द करंट टेकन, इसलिए जो पावर होगा दैट इज़ पावर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये जो Q आएगा दैट इज़ Q एब्जॉर्ब्ड। अब अगर Q पॉजिटिव आता है दैट मीन्स लैगिंग वॉट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, Q अगर नेगेटिव आता है दैट मीन्स लीडिंग वॉट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, Q इज़ पॉजिटिव फॉर लैगिंग वॉर्स। बस आपको एक याद रखना है, अगर पॉजिटिव फॉर लैगिंग वॉर्स है दैट मीन्स नेगेटिव फॉर लीडिंग वॉर्स है। ये कन्वेंशन है, इसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अ कन्वेंशन। नाउ नॉर्मल रेजिस्टिव सर्किट्स में आप क्या देखते थे, सपोज दिस इज रेजिस्टेंस R, दिस इज प्लस माइनस V एंड द करंट टेकन बाय दिस इज सपोज I। सो आप देखते थे दैट V बाई I रेशियो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है, बट AC सर्किट्स में क्या होता है, AC सर्किट्स में रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता। जो भी मीनिंग होता है यहाँ पे V मीन्स, क्योंकि ये V DC है इसलिए V मीन्स V RMS। ठीक है, I मीन्स I RMS। और क्योंकि DC के केस में जो भी ये V वैल्यू होगा, सपोज ये 10 वोल्ट्स है, 10 वोल्ट्स DC वोल्टेज और ये कितना आया 10 एम्पियर DC करंट। सो 10 एम्पियर DC करंट का RMS वैल्यू भी 10 एम्पियर होगा। 10 वोल्ट DC वोल्टेज का RMS वैल्यू भी 10 होता है। ये मैं आपको सिग्नल्स में बता चुका हूँ। ठीक है, दैट मीन्स 10/10 ये आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सो DC सर्किट है इसलिए फेजर्स की बात होती ही नहीं है, बट यहाँ अब फेजर्स की बात होगी। दिस इज़ V2 फेजर, दिस इज़ I2 फेजर। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, V2 फेजर डिवाइडेड बाय I2 फेजर इज इक्वल्स टू Z। ठीक है, अब ये जो Z होगा इसका एक रियल पार्ट होगा, प्लस J इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, और अगर मैं R एंगल थीटा की फॉर्म में बताऊं तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक क्या होगा, एंगल होगा थीटा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड Z कॉस थीटा प्लस J मॉड Z साइन थीटा। ठीक है, नाउ अब सपोज ये जो V2 है एंड ये I2 आपने निकाला। ठीक है, रेशियो जो आया उसमें सपोज ये 2 आया। ठीक है, एंड ये आपका 2 प्लस J 3 आया। अब ये अगर इम्पीडेंस में जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स द लोड, दैट मीन्स द एलिमेंट इज इंडक्टिव एलिमेंट। प्योरली इंडक्टिव नहीं है बिकॉज उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी है, बट इंडक्टिव नेचर का है। सपोज ये 3 की जगह -3 आता है, दैट मीन्स मॉड Z साइन थीटा आपने निकाला वो नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब कि वो क्या है, कैपेसिटिव एलिमेंट है। ठीक है, सपोज इंडक्टिव एलिमेंट है, इंडक्टिव एलिमेंट में आपको पता है करंट वोल्टेज से लैग करता है। ठीक है, और यही ऑब्जर्वेशन में आएगा। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आप देख लेना, AC सर्किट में जब भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अगर ये सपोज माइनस है दैट मीन्स कैपेसिटिव एलिमेंट है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज से। सो ये जो करंट होगा ये वोल्टेज से लीड कर रहा होगा, तभी ये माइनस साइन आया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एंगल होता है दैट इज़
द फेज डिफरेंस बिटवीन V2 एंड I2, बिकॉज V2 ऊपर है, V2 का एंगल अगर V2 एंगल θ1 लिखता हूँ एंड I2 का एंगल कितना लिखता हूँ, θ2 लिखता हूँ, देन V2 बाय I2 मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, Z का मैग्नीट्यूड होगा एंड एंगल कितना होगा, θ1 माइनस θ2. θ1 माइनस θ2 मीन्स फेज डिफरेंस बिटवीन V2 एंड I2 फेजर. सो ये जो V2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय I2 का मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस. एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन V2 एंड I2, द फेज डिफरेंस बिटवीन V2 एंड I2 इज़ द क्या, PF एंगल. एंड कॉस ऑफ, इसको PF एंगल बोल लो, इसको इम्पीडेंस एंगल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं. एंड कॉस ऑफ दिस एंगल इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर, अगर हम प्योरली साइनोसॉइडल सर्किट में डील कर रहे हैं. ठीक है. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे हार्मोनिक्स भी आते हैं, तो उधर अलग तरह से डील होता है. बट मशीन्स एंड कंट्रोल सिस्टम कह रहा हूँ, मशीन्स एंड नेटवर्क थ्योरी में सबको साइनोसॉइडल होता है. हार्मोनिक्स की बात हम नहीं करते हैं बीटेक लेवल पे. ठीक है. सो यहाँ पे उतना सोचना नहीं होता, यहाँ कॉस ऑफ दिस एंगल ही पावर फैक्टर होता है. ठीक है. मैं आपको पावर फैक्टर का वीडियो भी दिखा चुका हूँ, उसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ किस तरह से पावर फैक्टर निकाला जाता है इन एनी केस. ठीक है. सो ध्यान रखना, डीसी सर्किट में V बाय I फेजर्स नहीं होता डीसी सर्किट में, बट जब भी एसी सर्किट की बात होगी, whenever सॉल्विंग एसी सर्किट ऑलवेज थिंक ऑफ फेजर्स की टर्म्स में डील करना है. अब ध्यान रखना, जो भी साइनोसॉइडल क्वांटिटीज़ हैं, ओनली उन क्वांटिटीज़ को आप फेजर्स बोल सकते हो. दैट मीन्स V2 को आप फेज़र बोल सकते हैं, I2 को आप फेज़र बोल सकते हैं, बिकॉज V2 जो होगा उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा, I2 जो होगा उसका भी एक फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा. ठीक है. बट ये मत सोचना कि Z एक फेज़र है, Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है. Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. V2 एक साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, I2 एक साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग क्वांटिटी है. बट दिस Z इज़ नॉट टाइम वेरिंग, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा. ये मत सोचना कि ये फेज़र है. ठीक है. ये फेज़र नहीं है, ये साइनोसॉइडल है, ये भी साइनोसॉइडल है. दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. नाउ ये R प्लस JX या R माइनस JX फॉर्म का होगा, डिपेंडिंग कि ये जो करंट है ये वोल्टेज से लीड कर रही है या लैग. अगर करंट लैग करती है तो ये पॉजिटिव होता है, करंट लीड करती है वोल्टेज से तो ये नेगेटिव आता है. ये आप क्वेश्चंस में भी देख लोगे. नाउ अब बात हम करते हैं इस R1 की. ये R1 क्या है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस है ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग. ठीक है. सो अब जो वाइंडिंग होती है, वो जो वायर हम यूज़ करते हैं वो कॉपर का होता है. ठीक है. अब ये कॉपर का है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा. अब क्योंकि जो भी पावर लोड में जा रहा है दैट इज़ द पावर, जिसको हम वेस्टेज नहीं बोलते. बाकी जो भी यहाँ हो रहा है वो सब हम लॉसेज में काउंट करते हैं. जो लोड में जा रहा है वो वेस्टेज नहीं है, बट ये जो भी पावर वो ट्रांसफार्मर खा गया वो लॉसेज में गिना जाता है. ठीक है. सो अब ये जो R1 है ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस. और क्योंकि वाइंडिंग कॉपर की होती है इसलिए इसको मैं बोलूँगा जो भी R1 में लॉसेज हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कॉपर लॉस. दैट मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग में जो कि कॉपर की होती है उसमें लॉसेस क्या हो रहे हैं. ठीक है. अब लॉसेस मीन्स हीट. ठीक है. अब ये जो होगा दैट इज़ R1, ये R1 है ना रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको नहीं पता. दैट मीन्स V²/R फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आपको नहीं पता. ठीक है. सो ये फार्मूला नहीं लगेगा. बट करंट थ्रू दिस रजिस्टर आपको पता है, दैट मीन्स I1² R1 फार्मूला आपको लगाना होगा. ठीक है. सो दिस इज़ प्राइमरी कॉपर लॉस. I1 आपको पता है, I1 का मैग्नीट्यूड, R1 भी आपको पता है. सो यहाँ से ये आएगा आपका 810.2645 वाट्स. सो
आप देख सकते हैं दैट 150 kVA आपका आउटपुट में जा रहा है, ठीक है। उसका 0.8 जो पार्ट है दैट इज़ रियल पावर। VI, दिस इज़ VI, दिस इज़ cos phi। VI cos phi क्या होता है? रियल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस। कितना आएगा ये आपका आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है 120 के राउंड आएगा शायद, ठीक है। सो 120 किलोवाट्स आपका रियल पावर में गया, ठीक है। एंड VI इंटू, अगर cos phi 0.8 है देन sin phi कितना होगा? 0.6 इंटू VI, दैट मीन्स 150 kVA। ये किस में जा रहा है? ये रिएक्टिव पावर जो लोड ले रहा है, ठीक है। ये कितना आएगा लगभग? ये हो जाएगा, ठीक है। सो 15 6 90, सो 90 kVA, सॉरी 90 kVAR। अब ये मत सोचना कि 120 प्लस 90 150 क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। 120 किलोवाट्स गया रियल पावर, 90 गया एज रिएक्टिव पावर, √P² प्लस Q² आपका आएगा S, ठीक है, दैट इज़ 150 kVA। ये आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं वो चीज़ नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि जो लॉसेस होते हैं, R1 कितना छोटा सा अमाउंट था? 0.2 ohms, 0.2 ohms। ये किस साइड है? ये HV साइड है, प्राइमरी इज़ द HV साइड। HV साइड पे वैसे ही करंट कम होता है, ठीक है। HV साइड पे वैसे ही करंट कम होता है, और कम करंट कम रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, तब भी इतना वाट्स लॉसेस में चला गया, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि इतना सारा चला गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये इमेजिन करने को बोल रहा हूँ दैट इमेजिन दिस मच हीट। 100 वाट्स का बल्ब आपने देखा होगा, अगर आप उसको छूना चाहें तो आप उसको छू नहीं सकते। 100 वाट्स का बल्ब आप छू नहीं सकते, 810 वाट्स आप हीट को इमेजिन कीजिए, और वो सिर्फ R1 से निकल रही है हीट। ऐसे ही कुछ हीट R2 से भी निकलेगी, एंड कुछ हीट इसकी वजह से भी होगा, और कुछ हीट लोड की वजह से भी होगा, ठीक है। सो इतना सारा हीट हो गया। लोड तो चलो कुछ और एंड पे भी हो सकता है, बट आप सिंपल एक ट्रांसफार्मर के हिसाब से सोचो कि R1 का हीट कितना हो गया? 810 वाट्स, ठीक है। अब मैं ऐसे ही सेकेंडरी कॉपर लॉस देखता हूँ, सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉपर लॉस कितने हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी में करंट कितना है? I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 आपको निकालना होगा, बिकॉज V²/R फार्मूला आप नहीं लगा सकते, बिकॉज आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता, ठीक है। इसलिए ये निकल के कितना आएगा भैया आपका? I2 डैश आपका करंट है 62.5 होल स्क्वायर, R2 डैश आपका है 0.2, मल्टीप्लाई आप दोनों को करोगे लगभग आपका आंसर आएगा 781 वाट्स। सो 800 के आसपास इसमें हीट हो गया, एंड इसमें भी हीट हो गया, इतना बचा RC और उसमें भी हीट हो जाएगा। सो नियरली 1500 वाट्स तो यहीं से हो गया। आप 100 वाट्स को छू नहीं सकते, ठीक है, बल्ब को, ठीक है। और आप इतना हीट इमेजिन करो। अब ये जो हीट है इसको टैकल भी तो करना होगा ना। ये जो हीट है ये ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देगा। अगर ये हीट ट्रांसफार्मर की बॉडी में जमा होता गया तो ट्रांसफार्मर तो ख़त्म हो जाएगा, वाइंडिंग जल जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि हीट मतलब हीट वाइंडिंग को ख़त्म कर देगी, सब कुछ, वायर पिघल जाएंगे। अगर इतना हीट आपने एनवायरनमेंट में क्या नहीं करा। सो आपको कूलिंग भी करना होता है। सो कूलिंग आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना हीट इतने स्मॉल रेजिस्टेंस में हो रहा है, ठीक है। इतना हीट इतने स्मॉल रेजिस्टेंसेस में हो रहा है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कूलिंग रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रांसफार्मर ऑफ जस्ट 150 kVA रेटिंग।
जब मेगावाट में चला जाएगा तब तो आप इमेजिन कर लो, ठीक है। ये 150 kVA का है, 1000 वाट लगभग हो रहा है, ठीक है। 2500 वाट्स के आसपास सपोज इसमें हो रहा है लगभग, ठीक है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 150 kVA के ट्रांसफार्मर में ही जो फुल लोड पे ऑपरेट कर रहा है, हीटिंग कितना हो रहा है 2500। सो अगर कोई ट्रांसफार्मर मेगावाट्स में MVA में हो गया, उस रेटिंग के ट्रांसफार्मर में कितना हीटिंग होगा और क्या कूलिंग लेवल रिक्वायर्ड होगा उसमें, आप इमेजिन कीजिए एक बार, ठीक है। सो कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी मशीन के लिए। विदाउट कूलिंग आप मशीन को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। कूलिंग हमें पढ़ाया नहीं जाता बिकॉज वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम इंडिया में थ्योरेटिकल एजुकेशन को ज़्यादा वो दिया जाता है, प्रैक्टिकल हम सीखते ही नहीं है कुछ, ठीक है। सो आप इमेजिन करके देखिए कि इतना हीट एनवायरनमेंट में निकालना है, इतने हीट को ख़त्म करना है। सो ख़त्म करने के लिए कितना पैसा लगाना होगा, क्या क्या अरेंजमेंट बिठाने होंगे, ठीक है। और एक आप सिर्फ एक मशीन के हिसाब से सोच रहे हो, एक पूरे पावर सिस्टम के हिसाब से सोचो, एक पावर प्लांट में सोचो कि कूलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती होगी, ठीक है। क्योंकि एक मशीन इतना हीट जनरेट कर रहा है, सो एक पूरा प्लांट कितना हीट जनरेट कर रहा होगा और उसके लिए क्या कूलिंग लेवल रिक्वायर्ड होगा, कितने सारे अरेंजमेंट करने होते होंगे।